बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आपकी आवाज़। बेटा है तो पूछें, शाबाश। तब तक लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लें। आप कोई क्वेश्चन पूछ लें, सोच लें कोई क्वेश्चन। 2 मिनट तक, 1-2 मिनट तक, फिर हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बेसिकली एल्गोरिथम के बारे में स्टार्ट किया था डिस्कस करना। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एल्गोरिथम क्या होता है, सूडो कोड किसको कहते हैं। एल्गोरिथम लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं, सूडो कोड जो है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता। मकसद दोनों का एक ही है। सूडो कोड ये है कि हम लोग किसी एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी एक जनरल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सूडो कोड में और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने एल्गोरिथमिक प्रेजेंटेशन, जो स्लाइड अभी आपको नजर आ रही है, इसके बारे में डिस्कस किया हमने। एल्गोरिथम डिफरेंट नोटेशन देखी कि स्टेप्स क्या होते हैं, स्टार्ट कैसे किया जाता है, वैल्यू गेट कैसे की जाती है, वैल्यू राइट कैसे की जाती है, एक वैल्यू असाइन कैसे की जाती है, और डिफरेंट चीज़ें जो भी एल्गोरिथम के अंदर आती हैं उनको कैसे लिखा जाना है, कैसे हम लोग उनके साथ डील करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स भी आते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं जी, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जस्ट टू चेक द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, बिटवीन द वैल्यूज। और ये आप लोगों के पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। देन हम लोगों ने कमेंट्स देखा। कमेंट्स में हम लोगों ने देखा जी कि जब एल्गोरिथम लिखते हैं या सूडो कोड लिखते हैं तो फिर कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के पास ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। और देन हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा। ये जो लास्ट एग्जांपल है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, विद असाइनमेंट ऑपरेटर कॉलन साइन लगाया जाए तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाती है। दैट असाइंस द राइट वैल्यू टू द लेफ्ट वेरिएबल। प्रिंट कैसे करते हैं, जैसे सी आउट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग उसको राइट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, एंड सो ऑन। डिफरेंट चीजें थी जिसके अंदर हमने फिर एग्जांपल्स को कोड किया था, डिस्कस की एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 को डिस्कस किया, एग्जांपल 2 को डिस्कस किया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना। शाबाश। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, ये बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चले, गुड। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की चीजें आ जाती हैं, जिसमें सीक्वेंस लॉजिक है। सीक्वेंस लॉजिक से मुराद हम लोग जानते हैं कोई ऐसा नई चीज नहीं है। और सिलेक्शन लॉजिक है। सिलेक्शन लॉजिक के बारे में भी हम लोग जी जानते सर, हैं। आ रही है। सिलेक्शन लॉजिक के बारे में भी हम लोग जानते हैं। सिलेक्शन लॉजिक क्या होती है, जिसमें हम लोग कंडीशन यूज करते हैं, कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आइट्रेशन लॉजिक है, जिसमें हम लोग लूप्स यूज करते हैं। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास जरा थोड़ा सा इसको फिर पढ़ना पड़ता है। स्लो आ रही है जी। अभी कोशिश करते हैं कि आपको आवाज ठीक से आए। अब होप्स हो कि आवाज ठीक होगी होगी जी। बेटा फातिमा, अब ठीक आ रही है? तो सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर हमारे पास क्या आता है जी, मॉड्यूल्स आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। तो ये तो बहुत अच्छी तरीके के साथ हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो भी काम आप लोगों ने, जो भी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने जिस भी सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, उसी सीक्वेंस में ही उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है।
उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होने से मुराद ये है कि आप लोगों ने पहले सीन लिखा था तो सीन एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले आपने सी आउट लिख दिया तो सी आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप 4 फंक्शन बना लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उन 4 फंक्शन में से आप लोग डेफिनेशन जैसे मर्जी करें उनकी, जिस मर्जी सीक्वेंस में करें, लेकिन जिस सीक्वेंस में आप उनको कॉल करेंगे उसी सीक्वेंस में वो कॉल होके अपने आप को एग्जीक्यूट करेंगे। उन फंक्शन की एग्जीक्यूशन की जाएगी डिपेंडिंग ऑन देयर सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आप लोगों ने उनको एग्जीक्यूट किया है, किस सीक्वेंस में आपने उनको कॉल किया है। देन उसके बाद सिलेक्शन लॉजिक है। सिलेक्शन लॉजिक के अंदर हमारे पास जितने भी कंडीशनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ के आए थे, इफ था, इफ एल्स था, नेस्टेड इफ एल्स है, ये सारे के सारे आप लोगों के पास कंडीशनल फ्लो के अंदर या सीक्वेंशियल सिलेक्शन लॉजिक के अंदर आते हैं। मींस जहां पर आपने कुछ सिलेक्शन करनी होती है डिपेंडिंग ऑन एनी कंडीशन। आप एक कंडीशन को मार्क करते हैं, वहां पर उस कंडीशन को चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसके एक पार्ट में चले जाते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप उसके दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये है जी कि कंडीशन की बेस के ऊपर आप लोगों ने कुछ ना कुछ सिलेक्टिव काम करना होता है। तो ये सारे काम हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ते आए हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। थोड़ा सा उसने आप लोगों के पास ग्राफिकली उसको शो करवाने की कोशिश की है कि आप लोगों के पास यहाँ पर ये कंडीशन लगाई, इस कंडीशन अगर नो होती है तो आप एग्जिट कर देते हैं, कंडीशन यस होती है तो आप उसके मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल से मतलब जो भी कोड है, ये जो कोड भी कोड है आपका, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जानते हैं ना हम लोग इसके बारे में, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके बारे में आपको। अगर आप लोगों के पास मल्टीपल कंडीशन आ जाएंगी तो मल्टीपल कंडीशन लग जाएंगी। यहाँ पर यहाँ आ जाए, यहाँ पर आप लोगों के पास अगर कंडीशन, आप लोगों के पास एक कंडीशन मार्क की गई, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसके एक मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप किसी दूसरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि आप लोगों के सामने लिखा भी हुआ है, आप लोगों को नजर भी आ रहा है डायग्राम में। फ्लो बेसिकली ये फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है आप लोगों के पास, ये इफ एल्स कैसे काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल इफ एल्स की तरह बेटा, इफ एल्स की तरह ही ये बेसिकली उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको एल्गोरिदम में आ जाए ना, हम लोग एल्गोरिदम में आ गए हैं। वहां तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अपने इफ को, इफ एल्स को, नेस्टेड इफ एल्स को, तो हम कहते हैं जी हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको जरा थोड़ा सा एक जनरल नाम दे देते हैं, सिलेक्शन लॉजिक। ठीक है जी, सिलेक्शन लॉजिक से बना दिया है कि डिपेंडिंग ऑन एनी कंडीशन आप किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप लोग सिलेक्शन करते नहीं है, अगर ये इस तरह हो जाए तो इस तरह करेंगे, अगर इस तरह नहीं होगा तो इस तरह कर लेंगे। हम लोग अपने टाइम टेबल में सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइम पे फलाने टीचर फ्री है तो हम उनके साथ पढ़ लेंगे, अगर फलाने टीचर फ्री नहीं होंगे तो हम दूसरे टीचर के साथ पढ़ लेंगे। सो आप लोगों के पास क्या है जी कि बेसिकली ये वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको आप कह लीजिए कि रिवाइज हो रही हैं चीजें, या उनको एक नए नाम के साथ आपके सामने रख दिया गया, सिलेक्शन लॉजिक के नाम के साथ, कंडीशनल फ्लो के नाम के साथ। ये देखें ना, यहाँ पर आपने अगर इफ कंडीशन मार्क की है, बल्कि यहाँ लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पर कंडीशन मार्क करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप लिखते हैं जी सी आउट ए इज ग्रेटर एल्स सी आउट बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर वो एल्गोरिथम की शक्ल में, सूडो कोड की शक्ल में है, दैट्स व्हाई इफ कंडीशन, फिर देन लिखना पड़ा, फिर एल्स को कॉलन साइन में लिखना पड़ा, फिर मॉड्यूल बी लिखना पड़ा, फिर आपको एट द एंड लिखना पड़ेगा कि एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। तो ये बताना पड़ेगा वहां पर, तो खुद ब खुद हमारे कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना। सी प्लस प्लस के अंदर आप कंडीशन लगाएंगे तो वो खुद ब खुद उसका कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा। आप जावा के अंदर लगाएंगे तो जावा का कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। आप किसी और लैंग्वेज को यूज करते हुए लगाएंगे तो वहाँ उसका कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन यहाँ अब आप लोग देखेंगे, यहाँ पर एक जनरल चीज है, सूडो कोड की फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है। तो सूडो कोड की फॉर्म में जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोग इसको इस चीज को फॉलो करेंगे कि आप लोग देन का वर्ड लिखेंगे, आप लोग ये लास्ट पे ये एंड ऑफ स्ट्रक्चर लिखेंगे, मतलब इस तरह आप लोगों को बताना पड़ेगा। मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी डजंट मीन जस्ट नाम रखे गए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर एनोटेट कर सकूं, हम लोग यहाँ पर इफ की कंडीशन मार्क करके कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते थे, उसके अंदर हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स लिख देते थे और उसकी कर्ली ब्रेस इफ की बंद हो जाती थी, फिर एल्स करते थे, उसको कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते थे, फिर उसके अंदर कोड लिखते थे, उसको बंद कर देते थे। ऐसा ही होता था ना वहां पर हमारे पास। तो ये वैसा ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जैसे वो सूडो कोड की फॉर्म में, दैट्स व्हाई
लिखना पड़ा जी मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी। मॉड्यूलरिटी से मुराद मॉड्यूल्स आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं ना, ताकि हमें सारा कोड जो है वो ना सर्च करना पड़े, हमें सारा कोड को एक्सेस ना करना पड़े, हमें जहाँ जाना है वही जाना पड़े। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने, उसने दी हुई है। एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल ये है कि एल्गोरिदम लिखे हैं जो कि इवन नंबर या ऑड नंबर बताएगा। तो आपको याद है हम लोगों ने क्लास में इवन और ऑड नंबर के प्रोग्राम किया था। यस सर। तो जब हम लोगों ने क्लास में इवन और ऑड नंबर के प्रोग्राम बेटा किए थे, तो हम लोग उसको सी प्लस प्लस में करते थे। तो वो उस कोड को सामने रख लें अपने, मतलब थोड़ा सा उसको जरा रिमाइंड करें, ऑब्जर्व करें, अपने सामने लेके आए इमेजिनेशन में, और थोड़ा सा इसको देख लें जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। काम वो भी यही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, लेकिन ये एक जनरल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर ये था कि हमें सी प्लस प्लस के लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना पड़ रहा था। कि वहां पर हम यहाँ लिखते थे सी आउट एंटर एनी नंबर। ठीक है, आप सीन के थ्रू नंबर नंबर सीन करते थे, नंबर को रीड करते थे। देन आप लोग ये लिखा सेट आर, आर फॉर क्या है? रिमाइंडर। ठीक है जी, आर फॉर क्या है? रिमाइंडर। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, जस्ट लाइक उसने क्या किया हुआ है, मैं एनोटेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से लिखा है जी, फॉर एग्जांपल आर इज अ वेरिएबल। अब हम जब कोड करेंगे ना सी प्लस में, हम लिखेंगे आर इक्वल्स टू जो आपका नंबर है, मॉडुलस ऑपरेटर 2। आपको याद है कि दिस इज अ वे टू चेक के नंबर आपका ऑड है या इवन है। तो हमारा ना, यस सर, इवन। जी बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा ये टोटली इसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा, अगर आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, आर में वो देखें लिखा भी हुआ है आर इक्वल्स टू जीरो, देन हम सी आउट करते थे नंबर इज इवन, एल्स हम सी आउट करते थे नंबर इज ऑड। तो काम तो वही है, लेकिन ये सूडो कोड की फॉर्म में आ गया। हमने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसकी फॉर्म हमने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं लिखा, हमने सूडो कोड लिखा उसका। सूडो कोड किस फॉर्म में लिखा है हमने? इंग्लिश की फॉर्म में। और सूडो कोड लिखने के जो रूल्स हैं, जो एल्गोरिथमिक नोटेशंस हैं, बेसिकली यहाँ हमें उनको फॉलो करना है। जब हम लोग किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कोड लिख रहे होते हैं, तो हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जी आप स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगाएंगे, आप सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, आप सीन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, आप जो है जी कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट बंद कर लेंगे, और इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर इसके अपने रूल्स हैं कि आप सी आउट की जगह राइट लिखेंगे, सी की जगह रीड लिखेंगे। आप लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के साथ नहीं बताएंगे, आप यहाँ पर वैसे लिख देंगे एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, और लास्ट पे आप गेट करेक्टर या कोई और फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, आप सिंपल लिख देंगे एग्जिट। तो ये सूडो कोड के अपने रूल्स हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रोग्राम आप लोगों के पास ये जो बेसिक प्रोग्राम है, अगर ये आपको सी प्लस प्लस के बारे में पता है ना, आपको सी प्लस प्लस को यूज करना आता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोडिंग करनी आती है, तो अगर मैं आपको ये सूडो कोड लिख के दूंगा ना, तो आप फौरन से इसके अगेंस्ट प्रोग्राम लिख लेंगे। ठीक है, एक पर्सन है उसको जावा आती है, जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी आती है, दूसरा पर्सन है उसको पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी आती है, और मैं उनको ये प्रोग्राम देता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं है कि इवन और कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं उनको ये सूडो कोड दूंगा, तो इसको देखते हुए बड़ी आसानी के साथ वो उसका कोड लिख लेंगे, लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, जिस लैंग्वेज में भी लिखना चाह रहे हैं। ठीक, तो सूडो कोड हमारे पास एक जनरल लैंग्वेज में हमारा लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, कोड होता है दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। मल्टीपल अल्टरनेटिव में हम लोग जानते हैं नेस्टेड इफ एल्स, याद है कि नहीं याद? नेस्टेड इफ यस एल्स, सर। नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम लोग मुझे लगता है कि सिर्फ उम्मे अमन को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। ना वो कारोल बाज को याद है, ना उर्वा को याद है, ना महानूर को याद है। जी सर। अब या यस सर, याद है। आहिस्ता आहिस्ता भी याद आ रहा है सबको, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड याद है कीजिए। सर। मुझे पता चले आप लोग क्लास में हैं, ये ना हो कि आप लोग हो गए। जी सर। तो यहाँ पर अब आप नेस्टेड इफ एल्स देखें, इफ कंडीशन उसका कोड, एल्स फिर इफ कंडीशन उसका कोड। अब यहाँ पर बेसिकली को क्या दिखाना चाह रहा है कि जो इफ के अंदर है वो आप लोगों के पास
A1 A2 की फॉर्म में मॉड्यूल आ रहे हैं, जो एल्स के अंदर है वो आप लोगों के पास B की फॉर्म में मॉड्यूल आ रहा है, एट द एंड जाके जो हो रहा है। ठीक है जी, ये आप देखें इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर एल्स आया, एल्स के अंदर फिर अगर हमारे पास इफ कंडीशन आ रही है तो ये कंडीशन नंबर 2 है तो ये A2 है। अगर यहाँ पर हमारे पास फिर कंडीशन लग जाती, वो कंडीशन नंबर 3 लगनी थी, तो वो हमारे पास यहाँ पर A3 आ जाना था। ठीक है, और जो एल्स के लिए होगा वो आप लोगों के पास B होगा, B1 होगा। तो और एट द एंड फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। यहाँ देख लें जी एग्जांपल, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals 0 where a not equals to 0 are given by quadratic formula। तो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे कोई प्रोसेस करना है, कैसे कोई प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट लेने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि अंडर रूट कैसे लिया जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हमारे पास हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं, हमें खुद से कोड नहीं करना पड़ता इस तरह का कोड। हमारे पास मैथ की हेडर फाइल अवेलेबल है, वो मैथ की हेडर फाइल हमारे पास हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट ले लें, दूसरे से काम कर सकें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ उसने फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखें, स्क्वायर रूट या अंडर रूट जिसको कहते हैं। ये देखें उसने कहा है जी कि मैथ डॉट एच की हेडर फाइल इंक्लूड करें अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरे का पूरा इक्वेशन का, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर उसने एल्गोरिथम दी हुई है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, अगर यहाँ पर हमें नजर आ रही है तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं बेसिकली जिनकी हमें वैल्यूज लेनी है यूजर से, या वैल्यू सेट कर लें आप। अगर आपने यूजर से नहीं लेनी, फिक्स वैल्यू लेनी है, हमेशा फिक्स वैल्यू देनी है, तो आप वैल्यू को सेट कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है सेट आर की वैल्यू हमेशा यही रहनी है, ये जो यहाँ से नंबर को 2 के साथ डिवाइड करके आएगी रिमाइंडर की फॉर्म में। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आपके पास एफ की वैल्यू हमेशा यही रहनी है जो यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी, और सी की वैल्यू यही रहनी है जो यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। लेकिन जब आप रीड कर रहे हैं, रीड का मतलब यह है कि आप सीन करवा रहे हैं, यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर उसने रीड किया है, दैट मीन्स कि आप उसने तो एल्गोरिथम लिखा ना, थोड़ा सा आसान लिख दिया, एक ही लाइन में रीड a, b, c लिखा, आप इसको सेपरेट में लिख सकते थे। ठीक है जी, हम लोग जैसे सीन को एक ही स्टेटमेंट में कर लें, एंटर सी आउट करवाएं, एंटर वैल्यूज, और एंटर वैल्यूज करवाने के बाद हम सिंपल लिखते हैं सीन एंगर ब्रैकेट्स डालें, हम लिखें a, फिर एंगर ब्रैकेट्स डालें, हम लिखें b, फिर एंगर ब्रैकेट्स डालें और हम लिखें c। तो आपको याद होगा हम इस तरह करते थे, बल्कि हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने कहा दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे कि आप एक ही लाइन में 3 वैल्यूज दे रहे हैं और कोई हमें पता नहीं चल रहा कि इंटरफेस के ऊपर पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू किसके पास जा रही है। अदरवाइज सीन तो अपना काम करेगा, पहली वैल्यू ए को दे देगा, दूसरी वैल्यू बी को दे देगा, थर्ड वैल्यू सी को दे देगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब आप लोग देखें वैल्यूज लेने के बाद, वैल्यूज लेने के बाद उन्होंने क्या किया जी, वैल्यूज लेने के बाद उन्होंने, आप थोड़ा सा इक्वेशन में वापस चलते हैं, इसको कैलकुलेट किया b स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac को उन्होंने कैलकुलेट किया। अब उसने यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन क्यों लगाई है, बताएं जरा मुझे। d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन इसलिए लगाई है, बट अगर ये 0 आ जाता है तो फिर तो हमें ये स्क्वायर रूट वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमें स्क्वायर रूट वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, उसका आंसर हमें पता है। ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं ना बात को। इसका प्रोग्राम आप यस सर, इसका प्रोग्राम लिख के देना आपने बाद में, जो मैं आपको बता रहा हूँ एल्गोरिथम, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ सुन लें। इसलिए आपने इसको कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ C++ में आपने मुझे इसकी कोडिंग लिख के देनी है।
तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जो हमारे पास आएगा तो वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसको फिर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से उसने कहा कि अगर हमारा डी है ग्रेटर देन जीरो है तो देन अगली कैलकुलेशन करो। अगर हमारी डी जो है वो जीरो से बड़ा है तो अगली कैलकुलेशन करो, अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो है तो फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर जीरो से बड़ा है तो फिर हमारे पास जो है उसको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है जो कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर रहा है। फिर उसने क्या किया जी, अब अच्छा ये ए और बी क्या है जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें। स्टेप 3 के अंडर ये उसने लिखा हुआ ए एंड बी, ठीक है जी। स्टेप 3 के अंदर दो फर्दर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, दो डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में वो ये काम कर रहा है, दूसरे स्टेप में वो ये काम कर रहा है, x1 और x2 को कैलकुलेट कर रहा है और देन आप लोगों के पास उस x1 और x2 को राइट करवा रहा है, मींस के सी आउट करवा रहा है, ठीक। अब यहाँ देखें कि x1 और x2 सेपरेट से उसने क्यों क्या कहते हैं उसने किए हैं कैलकुलेट। वो इसलिए कैलकुलेट किए हैं कि ये देखें ये प्लस माइनस है इस इक्वेशन के अंदर, एक तो प्लस के लिए करना पड़ेगा और एक किसके लिए करना पड़ेगा, माइनस के लिए करना पड़ेगा। माइनस के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ एक उसने प्लस के लिए किया, एक उसने माइनस के लिए किया, और ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये जो एरो साइन बना हुआ है वो गुड का साइन बना हुआ है, दिस इज फॉर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन डाला हुआ है। एल्गोरिथम में तो हम स्क्वायर रूट का साइन ही डालेंगे ना, एल्गोरिथम के अंदर हम स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमारे पास एक फंक्शन है। ये देखें ये लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर लिखना स्क्वायर रूट, SQRT फंक्शन है जो कि math.h की हेडर फाइल के अंदर है, और देन आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे। बाकी तो बेसिकली बेटा कैलकुलेशन है। और अगर वो कहता है डी जीरो है, एल्स इफ डी जीरो, ठीक है, अगर डी जीरो है तो देन क्या करना है, देन सिंपल x1 कैलकुलेट करना है माइनस बी ओवर 2a, ठीक। वो दूसरी बात आ गई ना आपके पास कि जब डी जीरो है तो फिर वहां पर आप लोगों के पास हमें स्क्वायर रूट वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। दैट्स व्हाई उसने अब यहाँ पर क्या किया, सिंपल माइनस बी ओवर 2a, ठीक है जी, और देन उसको डिस्प्ले करवा दिया x1 को। एल्स राइट नो रियल वैल्यू सॉल्यूशन, नो रियल वैल्यू सॉल्यूशन से क्या मुराद है, d ग्रेटर देन 0 है तो वेरी गुड, d इक्वल टू 0 है तो वेरी गुड, पॉइंट्स में वैल्यू चले जाएगी, 0 से नीचे चला जाएगा या माइनस में चला जाएगा तो वो कहता है जी उसका फिर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, और आपके पास ये एग्जिट हो गया। होप सो कि आपको पूरा प्रोग्राम समझ आ जाना चाहिए। जिसको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग है ना उसको मैं ये एल्गोरिथम दूंगा ना इस इक्वेशन के अगेंस्ट, वो बड़े आराम के साथ C++ में कोड लिख लेगा। यू पीपल शुड बी कैपेबल ऑफ दिस वन, क्योंकि हमने अब कोई ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है बेटा कि हम लोग प्रोग्रामिंग को समझ के करें। और हम लोगों ने, आपको याद होगा, हर क्लास में प्रोग्राम किए हैं, हमने कोशिश की है, हमने कोई एम ही नहीं पढ़ लिया कि फ्लूट में पढ़ के हमने प्लस मैशर लगा दिया जी। इसका प्रोग्राम कब बना के देंगे मुझे, आज शाम तक, कल सुबह तक? सर कल दे देंगे। मैं तो एकदम से डर गया था, मैंने के साथ बोली है, मैंने तो क्या परेशान हो गया। तो जी बेटा कल सुबह फिर आप मुझे इसका प्रोग्राम बना के देंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आज पूछे यहाँ तक, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अंजना शाह बेटा क्वेश्चन कोई? नो सर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास रेपिटेटिव फ्लो है। रेपिटेटिव फ्लो में लूप्स हैं आपके, आपको याद है कि रेपिटिशन लूप में ही होती है, लूप के थ्रू ही हम लोग रिपीट करते हैं किसी काम को। और लूप उसको कहते हैं कि एक साइकिल जो है वो एक पॉइंट के अगेंस्ट एक साइकिल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो हम लोग उसको कहते हैं जी कि एक पॉइंट के अगेंस्ट बार बार हमारी रेपिटेशन होती जा रही है, काम होते जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोग करी जा रहे हैं सारा कुछ। जस्ट एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा म्यूट करने लगा हूँ।
बेटा, तो रेपिटेटिव फ्लो के अंदर या आइट्रेशन और रेपिटेशन का एक ही मतलब होता है। मतलब एक दफा रिपीट हुए को कहते हैं जी एक आइट्रेशन हो गई है, फिर आप दूसरी दफा काम कर रहे हैं वो कहते हैं जी वही काम रिपीट होना दूसरी दफा हुआ है तो कहते हैं जी सेकंड आइट्रेशन। उसी काम को हम लोग थर्ड टाइम कहते हैं जी 3 आइट्रेशन हो गई हैं। उसी काम को हम लोग फोर्थ टाइम करते हैं तो कहते हैं जी 4 आइट्रेशन हो गई हैं। एंड सो ऑन, आइट्रेशन और रेपिटेशन एक ही चीज है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट आप लोग करना चाहते हैं तो आप अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये एक ही चीज के दो नाम कहते हैं। तो उसके अंदर आपको पता है जी कि हम लोग लूप्स यूज करते हैं। वहां पर हम लोग जब प्रोग्रामिंग में पढ़ते थे तो हम लोग डायरेक्टली कहते थे कि लूप्स, हम लोग डायरेक्टली कहते थे रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। हम लोग कहते थे कि हमारे पास रेपिटेशंस के लिए हमारे पास लूप्स यूज किए जाते हैं या लूपिंग स्ट्रक्चर। तो जब हम लोगों ने लूप्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, लास्ट सेमेस्टर में, तो हमने यही कहा था कि लूपिंग स्ट्रक्चर, लेकिन अब हम लोग इसको लूपिंग स्ट्रक्चर अब यहाँ पर वो रेपिटेटिव फ्लो कह रहा है या इटरेशन लॉजिक कह रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 2-3 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर लेंगे। रेपिटेटिव फ्लो बिगिंस विद रिपीट स्टेटमेंट एंड इज फॉलोड बाय अ मॉड्यूल। होप सो कि आप लोग समझ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट का कीवर्ड लिखना पड़े, रिपीट का वर्ड लिखना पड़े। वहां तो हम लोग लिखते थे ना लूप फॉर, वहां लिखते थे फॉर वाइल डू वाइल। अब यहाँ तो हम लोग नहीं लिख रहे ना फॉर वाइल डू वाइल, यहाँ तो हमें लिखना पड़ेगा रिपीट। ठीक है, कहां से कहां तक लिखना पड़ेगा? हम लिखते थे फॉर k equals to 1 सेमीकोलन k लेस देन 5, मतलब 5 तक चलेगा, और जो है जी इसमें इंक्रीमेंट ये करना है। अब वो क्या कह रहा है, रिपीट फॉर k equals to r, r से लेके s तक चलाना है, इंक्रीमेंट इतना करना है। ठीक है जी, k की वैल्यू क्या है जी, जो r की वैल्यू है। ठीक है, कहां तक चलेगा? s तक, जो s की वैल्यू है। और ये हमारे पास जो है इतना इंक्रीमेंट करना है। t अगर t1 है तो 1 का इंक्रीमेंट करना है, t2 है तो 2 का इंक्रीमेंट करना है, या जो भी है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग लिखते थे, क्योंकि वो हम लोग लैंग्वेज डिपेंडेंट कोड करते थे, तो वहां पर हम लोग लिखते थे फॉर, उसको छोटी ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते थे। हम उसके अंदर लिखते थे int i equals to 1 सेमीकोलन i less than equals to 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस लिखते थे। अभी लेकिन यहाँ पर हम लोग अब सूडो कोड लिख रहे हैं, तो सूडो कोड की फॉर्म में हमें ये लिखना पड़ेगा वर्ड, कौन सा? रिपीट का वर्ड लिखना पड़ेगा। और ये उसी तरह मॉड्यूल दैट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर कोड आएगा। और ये एंड ऑफ लूप, जैसे हम लोग एंड ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं और उसका स्ट्रक्चर इफ स्ट्रक्चर करके आ रहे थे, ये एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, इस तरह यहाँ पर वो बता रहा है एंड ऑफ लूप। ठीक है, बेसिकली हमें अब यहाँ पर एंड ऑफ लूप तो नहीं लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए एंड ऑफ रेपिटेटिव फ्लो, एंड ऑफ आइट्रेशन लॉजिक, क्योंकि लूप का तो वर्ड हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर लूप का वर्ड यूज करना है तो फिर आप लोग उसको ऊपर भी फॉर कर लें, दिस इज अ लूप। ठीक, एंड ऑफ लूप मींस के एंड ऑफ रेपिटेटिव फ्लो, एंड ऑफ आइट्रेशन लॉजिक, या एंड ऑफ लूप लिख लें। कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग ही करनी है ना, हमें अंडरस्टैंड करना है इसका क्या मतलब है। सो रिपीट वाइल, ठीक है, ये कौन सा लूप आ गया? वाइल लूप। वेरी गुड। उसके बाद आगे देखते हैं, ये ले, ये अब आप लोगों के पास एक एग्जांपल आ गया, वाइल लूप। लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। आप मुझे बताएं, हमने लार्ज मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट किया था, बड़ा नंबर एरे में? सर मेहमान आवाज नहीं मुझे बेटा ठीक से। हमने लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट किया था ना एरे में, वो हमने जो कोड लिखा था C++ में, वो मैक्सिमम भी किया था, मिनिमम भी किया था। वेरी गुड, सही वाली सही कहा है। तो ये देखें ना, अब उसका एल्गोरिथम, उसका सूडो कोड लिखा हुआ है आपके सामने, काम वही है, लेकिन यहाँ क्या है, दिस इज अ सूडो कोड, दिस इज अ सूडो कोड। ठीक है, तो सूडो कोड की फॉर्म में हमें ये बताना पड़ा जी कि k को इक्वल्स टू 1, k को सेट किया 1 को, लोकेशन को सेट किया 1 और मैक्सिमम को सेट किया। ये देखें, डाटा इज एन एरे, डाटा एरे का नाम है, और उसके अंदर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 आर द इंडेक्स नंबर्स,
and 10, 25, 15, 22, 17 are the elements, data elements, data items बोल रहे हैं, values बोल रहे हैं, जैसे आपका दिल कर रहा है एक ही चीज है, data elements, data items, values, data, ये एक ही चीज का नाम है, आप जैसे मर्जी इसको कर लें। किसी बुक को पढ़ेंगे वो डाटा वैल्यू कह देगा, किसी को कोई डाटा आइटम कह देगा, कोई डाटा एलिमेंट कह देगा, कोई सिंपल डाटा कह देगा, वो कोई वैल्यू कह देगा। वो कह रहा है जी रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4 व्हाइल k लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग उसको कब तक चलाते हैं अपने प्रोग्राम को। n एक नंबर है, हम लोग चलाते हैं जी जब तक हमारा एरे खत्म नहीं हो जाता, एरे की इंडेक्स नंबर खत्म नहीं हो जाता, जब तक पूरा जो हमारा जो एरे है उसको ट्रैवर्स नहीं किया जाता, तब तक हम लोग अपने लूप को चलाते हैं, तब तक हम अपने लूप को चलाते हैं। तो हमारे पास क्या है जी कि ये के एक वेरिएबल है दैट रिप्रेजेंटिंग द, आप ये देखें डाटा एरे का नाम है और ये के किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर को। तो आपने क्या करना है, आपके पास कोड होगा ना उसका, आपके पास उसका कोड होगा मैक्सिमम नंबर का, मिनिमम नंबर का, उसको आप लोगों ने देखना है, अपने सामने खोल लेना है, ओपन कर लेना है, और ये एल्गोरिथम भी अपने सामने ओपन कर लेना है। आपने उसको भी पढ़ना है वहां से और इसको भी पढ़ना है वहां से, ठीक है। और आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में या जब आपने वो मुझे प्रोग्राम करके भेजना है उसमें आपने मुझे बताना है कि सर वो सेम ही बात है या सेम बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, वो आप लोग उसमें ग्रुप में डिस्कस कर लें। वो आप लोगों को शर्म आती है आप इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ लें मुझसे, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि ये एल्गोरिथम या ये सूडो कोड जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इट फाइंड्स लार्जेस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अ डाटा एरे। तो यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो ये है कि वो लिख नहीं रहा फॉर, यहाँ वो ये नहीं लिख रहा वाइल, यहाँ वो ये नहीं लिख रहा डू वाइल, यहाँ वो equals to 1 सेमीकोलन लेस देन इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस, इस तरह की चीजें नहीं लिख रहा है, ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा है बस। ठीक है, तो वो काम तो वही है हमारे पास। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अगर हमने ये प्रोग्राम ना किया होता ना, फिर मैं आपसे कहता कि भाई आप कोड मैंने आपको दे दिया है, एल्गोरिथम मैंने आपको दे दिया है, सूडो कोड हमारे सामने लिखा हुआ है, तो आप मुझे इसका C++ में कोड लिख के भेजेंगे। लेकिन इसका हम लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है, दैट्स व्हाई जस्ट आप लोग उसको एक दफा रिमाइंड कर लें, उसको ढूंढे कहाँ पर पड़ा हुआ है आपके पास, उसको निकाल लें और सामने रख के देखें कि क्या ये यही काम हो रहे हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं उस कोड के अंदर, या ये काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ उसने लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने का फ्लो चार्ट दे दिया है। फ्लो चार्ट में हमें पता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, और आपको याद होगा कि जब हम लोग शुरू में C++ स्टार्ट कर रहे थे तो हमारा फोकस ये था, और हमारा जो मैं बार बार आपको क्लास में कहता था, बेटा ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, के काम कैसे हो रहा है, किस किस स्टेप से होके किस किस स्टेप पे जाना है। जब आप फ्लो को फॉलो कर लेते हैं, जब आप स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली, आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है देन आप उसके लिए कोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वैल्यू देने के लिए क्या किया जाता है, वैल्यू दिखाने के लिए क्या किया जाता है, एंड सो ऑन, कंडीशन लगाने के लिए क्या किया जाता है, कितनी कंडीशन लगनी है। तो ये बातें फिर बाद में हम लोग उसको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा, तो जी सर। आज के लिए यहाँ पर हम लोग इसको एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास एक नई चीज स्टार्ट हो रही है। इस नई चीज से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, हो सका तो हम लोग कल एक क्लास मैनेज करेंगे, हो सका तो हम लोग मंडे को क्लास मैनेज करेंगे, बल्कि आप लोगों के साथ जो है ना वो आपके CR के साथ मैं डिस्कस करूंगा, तो हम लोग फर्दर अपना टाइम टेबल को और अगर मैनेज हो सका अच्छे तरीके के साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग आसानी के साथ भी अपनी क्लासेस पढ़ सकें और पूरी क्लासेस पढ़ सकें। समझ रहे हैं ना, मेरा ये लफ्ज़ पूरी क्लासेस। कोई क्वेश्चन बेटा? बताया करें मुझे, ग्रुप चैट में बता दिया करें, जरूरी नहीं है। नो सर। ग्रुप चैट में लिख दिया करें, नहीं यस कोई क्वेश्चन पूछना है लंबा है तो माइक को अनम्यूट करके पूछना है। नो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर इसका मतलब है कि अगर आपकी GR कहती है कोई क्वेश्चन नहीं है तो किसी को कोई क्वेश्चन। ठीक है जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा,
अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है।